फर्ज करें कि हमारे पास कुछ सॉलिड वाटर यानी आइस है और मैं चाहूंगी कि इस आइस को मेल्ट करके सॉलिड वाटर को लिक्विड वाटर में बदलूं। सॉलिड वाटर से लिक्विड वाटर में फेज चेंज को मेल्टिंग कहते हैं और आइस को मेल्ट करने के लिए 1 मोल पर 6.1 किलो जूल्स चाहिए। इस चेंज की एंथैल्पी को डेल्टा H लिखा जाता है, जिसके साथ सबस्क्रिप्ट FUS होता है जो फ्यूजन को जाहिर करता है, तो इसे हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। अब सोचें कि अगला फेज चेंज किया है, यानी लिक्विड वाटर को गैसियस वाटर में बदलना। ये फेज चेंज वेपराइजेशन कहलाता है और लिक्विड वाटर को गैसियस वाटर में बदलने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। खास तौर पर पानी के लिए 1 मोल लिक्विड वाटर को वेपराइज करने के लिए 40.7 किलो जूल्स एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी में जो तब्दीली आती है इसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या सिंपली हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। अब वापस चलते हैं और आइस के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं। आइस में वाटर मॉलिक्यूल्स एक रिपीटिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होते हैं और ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जैसे यहाँ इन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। जब हम एनर्जी देते हैं तो फ्रीडम ऑफ मोशन बढ़ जाती है। यहाँ आप लिक्विड वाटर की तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स अब भी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, लेकिन अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं रहा। तो अब फ्रीडम ऑफ मोशन बढ़ गई है और इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। अब अगला फेज चेंज सोचें कि लिक्विड वाटर को गैसियस वाटर या स्टीम में कैसे बदलते हैं। जब पानी गैसियस स्टेट में होता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस नहीं रहती। अब उन्हें कुछ भी आपस में नहीं जोड़ रहा। इसीलिए इन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए भी काफी एनर्जी चाहिए। इसी वजह से हीट और वेपराइजेशन की वैल्यू इतनी बड़ी होती है। एनर्जी चाहिए होती है ताकि मॉलिक्यूल्स को मुकम्मल तौर पर अलग किया जा सके, बजाय सिर्फ फ्रीडम ऑफ मोशन बढ़ाने के। तो 40.7 एक बहुत बड़ा नंबर है 6.1 के मुकाबले में। अगर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाने के लिए 1 मोल पर 40.7 पॉजिटिव किलो जूल्स एनर्जी चाहिए, तो अगर हम रिवर्स में गैसियस स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में आएं तो इतनी ही एनर्जी वापस खारिज होती है। तो हम इसे 40.7 किलो जूल्स फी मोल लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ एनर्जी खारिज हो रही है, इसलिए हमें नेगेटिव साइन भी लगाना होगा। जब हम गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आते हैं तो इसे कॉन्डेंसेशन कहते हैं। तो हम इस वैल्यू को नेगेटिव 40.7 किलो जूल्स फी मोल हीट ऑफ कॉन्डेंसेशन कह सकते हैं। और अगर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाने के लिए पॉजिटिव 6.1 किलो जूल्स फी मोल चाहिए, तो अगर हम रिवर्स में लिक्विड स्टेट से वापस सॉलिड स्टेट में आएं तो 6.1 किलो जूल्स फी मोल एनर्जी खारिज होगी। इसीलिए यहाँ भी हमें नेगेटिव साइन लिखना होगा ताकि पता चले कि एनर्जी खारिज हो रही है। जब हम लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो इसे फ्रीजिंग कहते हैं। तो ये वैल्यू वाटर के लिए हीट ऑफ फ्रीजिंग कहलाती है।